हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, डेली हमारी क्लास होती है हिंदी की शाम को 7 बजे। और इसी क्रम में हमने अपने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं। मेरे ख्याल से 6-7 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं। तो चलिए हिसाब लगा लेते हैं। 200 क्वेश्चन हमने कवर किए, 25 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में कवर किए, तो कितने हो गए? 8। आप समझ सकते हो कि हमने 2100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट किया है, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और 8 अपने प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, तो आपके लिए कितने हेल्पफुल होंगे। तो मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने कोई सा भी प्रैक्टिस सेट मिस किया है तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर देख लेना। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भी मिस नहीं करना है आपको। और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप क्लास को अटेंड कर लोगे। लाइव क्लासेस नहीं होती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के कि लाइव होती है, तो लाइव नहीं होती है, रिकॉर्डेड होती हैं। लाइव के लिए थोड़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा अगर आप लोग फाइनेंशियली हेल्प करते हो तो लाइव भी हो जाएगा। उसके लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो फ्री में कुछ नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुपर थैंक्स के थ्रू आप दे सकते हो। जो भी आप हेल्प करना चाहते हो सुपर थैंक्स के थ्रू आप कर सकते हो। ये कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको कितना करना है, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अपनी क्लासेस का टाइम टेबल आपको बता देते हैं। तो क्लास का टाइम है, देखिए आप सभी के लिए मैथ भी स्टार्ट कर दिया है, रीजनिंग भी स्टार्ट कर दिया है। रीजनिंग किस टाइम होती है तो बता दूं, रीजनिंग होती है सुबह को 7 बजे। अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी आपको पता है शाम को 7 बजे। मैथ की बात करें तो दोपहर 12 बजे। मैथ का प्रीवियस ईयर भी आपको दिया जा चुका है, हिंदी का भी दे दिया और रीजनिंग का भी। प्लेलिस्ट बना दूंगा या बन चुकी है, आप तो ये समझिए जब तक आपके पास क्लास पहुंचेगी प्लेलिस्ट बन चुकी होगी। प्लेलिस्ट बन गई है, क्लास थोड़ी शाम तक पहुंचेगी, प्लेलिस्ट में अभी बना दूंगा। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, सीआरपीएफ की प्लेलिस्ट होगी, सीआरपीएफ प्रीवियस ईयर। अगर मैं बताऊं आपको, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कि आपको ये क्लास लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि लाइव में आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ले सकते हो। बीएसएफ हो या आपका सीआरपीएफ हो या आपका बीडीओ हो या आपका यूपी कांस्टेबल हो, सभी का सिलेबस सेम है हिंदी का। तो हिंदी सभी में सेम ही आएगी, ऐसा तो है नहीं कि किसी के लिए अलग से हिंदी बना के लाएंगे। तो आप आराम से क्लास लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना स्कोर आता है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। पहला क्वेश्चन है कि मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो माल की गाड़ी होती है या माल के लिए गाड़ी होती है, तो वो होता है माल के लिए गाड़ी। समास कौन सा होगा, तो समास भी देख लेते हैं। समास होगा हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष होगा, तो जब आप हिसाब लगाते हो तो कर्ता ने कर्म को इस तरह से लगाते हो, तो कौन सा समास होगा? अधिकरण में पर तो कर्ता संप्रदान के लिए, तो कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष। तो माल के लिए गाड़ी होता है, माल से गाड़ी नहीं होगा, माल द्वारा गाड़ी नहीं होगा और ना ही माल की गाड़ी होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे, सभी को हम अच्छे से समझ के सारे ऑप्शंस को डिफाइन करके। ऐसे ही हम सारे प्रैक्टिस सेट करते हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो। इतनी अच्छी तैयारी आपको कराई जा रही है, तो बस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। टाइम नहीं है हमारे पास, फरवरी में एग्ज़ाम है। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द लोप रहता है वह समास कौन सा है। जैसे हमसे बोल दिया अगर दिन रात, तो दिन रात के बीच में हमारा क्या लोप है, तो दिन और रात। लेकिन हमसे क्या बोला है कि यहाँ पर वह कौन सा समास है, तो देखिए ये कौन सा हो गया, द्वंद्व समास हो गया। ऑप्शन किस तरह से हैं, तत्पुरुष समास है, समाहार द्वारा समास है, व्यतिरेक है, बहुब्रीहि समास, इतरेतर द्वंद्व समास। तो 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका हो नहीं सकता, बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता। समाहार द्वारा समास होगा, तो जिसमें समाहार होता हो तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो और का किस में लोप होता है आप समझ चुके हो। द्वंद्व समास नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है, तो ऑप्शन बी समाहार द्वारा समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। आज का तीसरा क्वेश्चन है,
निम्न वाक्यों में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो सरल वाक्य कौन सा होता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वहाँ पर सरल वाक्य होता है। तो वह खाना खाकर सो गया, यह मेरी पुस्तक है, ये दोनों हमारे सरल वाक्य हैं या इनमें से कोई नहीं? तो 203 का राइट आंसर हो जाएगा यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर देखिए खाना खाकर सो गया, दो क्रियाएं हो रही हैं और कौन सी क्रिया है? ये है पूर्वकालिक क्रिया, यानी खाना खाकर और सो गया। दो काम हो रहे हैं, हमारा एक काम होता है, एक ही उद्देश्य होता है, इसमें एक ही विधेय होता है। तो अगला क्वेश्चन, आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आज्ञा दीजिए तो कर्त वाच्य होगा, कर्म वाच्य या भाव वाच्य? तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी वाच्य आता है कर्तृ वाच्य में होता है कर्ता प्रधान, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाव वाच्य में भाव प्रधान होता है। तो आज्ञा दीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यवसायी का अंग्रेजी पर्याय क्या है? यानी कि इंग्लिश में इसको अध्यवसायी को क्या बोलेंगे? इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, आपको सब मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये रहे। पहला आपका हिंदी टू इंग्लिश है, अगला भी हिंदी से इंग्लिश में ही है, दोनों तरह से आपको आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अध्यवसायी का अंग्रेजी में बताना है, अप्राइज होगा, अप्रेज होगा, एसिडियस होगा या नन? तो 205 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अप्रेज क्या होता है? प्रशंसा। अगला होता है 206 संशोधन। तो संशोधन क्या होता है? मेंशन हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मैनिपुलेट हो जाएगा या मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है किसी चीज़ का स्पष्टीकरण, मेंशन होता है जिससे आप किसी को टैग करते हो, मेंशन करते हो। मैनिपुलेट होता है किसी चीज़ का मैनिपुलेट करना, दिमाग उमाग बदल देना उसका, तो वो होता है आपका मैनिपुलेट कर दिया किसी चीज़ को। तो क्या हो जाएगा संशोधन? मॉडिफिकेशन। अमेंडमेंट भी इसको बोलते हैं, संविधान संशोधन होते हैं तो वो अमेंडमेंट भी होता है, मॉडिफिकेशन भी होता है। संशोधन किसी चीज़ को बेहतर बनाना या परिवर्तन करना, तो वो संशोधन हो गया। जिसमें त्रुटि है उसको सही कर रहे हो या अच्छे को गलत, मतलब परिवर्तन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है या कवि भाव प्रवण होता है। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ कौन पहुँच गए? कवि। तो क्या है? कवि कल्पनाशील, कल्पनाओं में आप कहीं भी पहुँच सकते हो। तो कल्पनाओं, कवि क्या करता है? कल्पना करता है हर चीज़ की और उस कल्पना को अपनी लेखनी यानी अपने कलम के द्वारा उतार देता है अपनी पुस्तक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 208। तो आज का क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या दिया है यहाँ पर? हमको दिया है संयोग से काम बना, अर्थ के लिए सही लोकोक्ति। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। बंदर की दोस्ती जी का जियान, तो ये भी नहीं होगा। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, तो यानी कि भाग सही था, संयोग से काम बन गया। बंदर के हाथ में आईना, ये कोई संयोग की बात नहीं है। तो 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया है बिजली की गर्जना तीव्र होती है। ऑप्शन बी, स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता। अपनी कुशलता देखनी चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए। तो अपनी गरज बावली, तो अपनी गरज बावली का क्या हो जाएगा? स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता, अपना स्वार्थ देखता है हर चीज़ में। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो वाक्य दिया है, उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में दावत दी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य ऐसे नहीं लिखा जाता, उपलक्ष्य में लिख के दिखा देता हूँ। तो उपलक्ष्य लिखा जाता है इस तरह से, कक्षा वाला आधा क्षय और ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका उपलक्ष्य। तो कहाँ पर गलती है? ऑप्शन बी में। किस चीज़ की गलती है? उपलक्ष्य की। तो उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में दावत दी। तो 210 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है कि आपको देखिए गद्यांश को पढ़ना है और उसके आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। और आज का हमारा गद्यांश क्या है? संस्कृति।
संस्कृति एक ऐसी चीज़ नहीं जिसकी रचना 10, 20 या 100, 50 वर्षों में की जा सकती हो। तो संस्कृति एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी रचना 10, 20 या 100, 50 वर्ष में हम कर दें। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। जो भी हम करेंगे उसमें हमारी संस्कृति दिखेगी। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति होती है। जो आप बोलते हो कि आप कहीं विदेश जाते हो तो वहाँ पर आप किस तरह से क्या बिहेव कर रहे हो, तो जो आपका बिहेवियर होता है वो आपकी संस्कृति को दिखाता है। जैसे कि हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा कैसा है, तो यही तो हमारी संस्कृति है। उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना, रोना हंसना, किस तरह से हम हंस रहे हैं, किस तरह से रोते हैं, छोटी छोटी बात पे, ये सब चीज़ किस में आती है, हमारी संस्कृति में। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याप्त नहीं बन सकता। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। किस समाज में? जिस समाज में हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज से मिलकर हम जी रहे हैं उसकी संस्कृति हमारी ही संस्कृति है। यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं, पैदा हुए हैं, और देखिए जन्म लिया, समाज में पैदा हुए और जी भी रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं वो क्या है, हमारी संस्कृति। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा कर रहे हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपने संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए संस्कृति वह चीज़ मानी जाती है जो हमारे सारे जीवन को व्यापे हुए है तथा जिसको रचना और विकास आगे भी दिया है। रचना और विकास के आगे है। देखिए काफ़ी लंबा आज पैसेज है लेकिन है अच्छा, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है। संस्कृति के ऊपर है। अगर कोई होता साइंस वाइंस जैसा तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते, लेकिन अच्छा है, मज़ा आ रहा है और हमारे देखिए दैनिक जीवन में भी उतारने लायक इसमें चीज़ें दी गई हैं। यदि यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तब अचानक कह देते हैं कि वह पूर्व जन्म का संस्कार है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। और जबकि सभ्यता को सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। कितना लंबा पैसेज था लेकिन इंटरेस्टेड था। क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन इससे क्या क्या बनेंगे। तो देखिए पैसेज पढ़ लिया, उम्मीद यही है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे इससे, क्योंकि बहुत आसान था। संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है पंक्ति से लेखक का आशय है कि, क्या आशय है इस पंक्ति से कि संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, तो इसका क्या आशय है? जीवन भर मानव की सोच को प्रभावित करती है संस्कृति, ये लेखक का आशय है। या मानव के सभी कार्यों तथा व्यवहार को प्रभावित अथवा नियंत्रित करती है, तो संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, तो बिल्कुल करेक्ट। दो और पढ़ लेते हैं कि मानव के किसी एक काम का पर्याप्त नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये तो नहीं बन रहा मानव को इस जीवन तथा भावी जीवन के लिए तैयार करती है, तो ऐसा भी नहीं है। तो सभी सबसे अच्छा और सुइटेबल सेंस है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संस्कृति की व्याप्ति है मानव के उठने बैठने, हंसने रोने में, जीवन की सभी क्रियाकलापों में, शरीर की आत्मा में या पूर्व जन्म और अगले जन्म में। तो क्या है? तो यहाँ पर होगा जीवन के सभी क्रियाकलापों में। अगला क्वेश्चन, संस्कृति निरंतर प्रवाहमान है क्योंकि। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखिए संस्कृति निरंतर प्रवाहमान है क्योंकि, क्यों है ऐसा? संस्कृति जीवन को, एक सेकंड, हाँ जी, संस्कृति जिंदगी को जीने की एक विशेष पद्धति है, इसलिए संस्कृति निरंतर प्रवाहमान है।
हमारे जीवन के संस्कार भावी पीढ़ी को संस्कृति के अंग रूप में मिलते हैं। यह काल कभी विश्राम नहीं लेता और संस्कृति कालातीत होती है। यह मनुष्य कभी अपनी संस्कृति को भूल नहीं पाता और उसमें विकास के लिए सदैव प्रयास करता रहता है। तो 213 का राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे जीवन के संस्कार भावी पीढ़ी को संस्कृति के अंग रूप में मिलते हैं। यानी कि बोला था कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनको संस्कृति विरासत में मिलती है, इस तरह से बोला था। तो इसीलिए ही तो निरंतर प्रवाहित होती रहती है, यानी कि आगे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह तीसरी जगह, तो वो क्या हो गया, निरंतर प्रवाह। रुक नहीं रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो क्या हो गया, निरंतर प्रवाहमान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभ्यता और संस्कृति में मूल अंतर है। मूल अंतर यह है कि सभ्यता, क्या हो रहा है भाई, हाँ जी, सभ्यता और संस्कृति में मूल अंतर यह है कि सभ्यता नित्य है, संस्कृति या अनित्य। सभ्यता असीमित है, संस्कृति सीमित है। सभ्यता का प्रभाव परिमित है और संस्कृति का अपरिमित। सभ्यता का संबंध इस लोक से है और संस्कृति का संबंध दूसरे लोक से। यह लोक ये वाला, परलोक दूसरा लोक। तो सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, तो देखिए क्या अंतर होगा। तो संस्कृति जो हमारी सभ्यता है कि सभ्यता का प्रभाव क्या है, परिमित है, लेकिन संस्कृति का अपरिमित। तो क्या हुआ ये प्रभाव, यानी कि सभ्यता का प्रभाव कितने पर पड़ेगा, यानी कि जो सभ्य लोग होंगे, सभ्य में सभ्य है, तो यानी कि वो उन आपस में ही रह जाएगा। लेकिन जिस परिवेश में हम रहते हैं वो पूरा का पूरा संस्कृति कहलाता है कि हमारी संस्कृति। जैसे पूरे भारत की सभ्यता, तो पूरे भारत की संस्कृति को लेकर के चलते हैं, भारत की संस्कृति, अमेरिका की, तो पूरा देश हो गया। और सभ्यता क्या है, सभ्यता तो देखिए अलग अलग सभ्यता होती है कि बोलते हैं ना कि तेरे माँ बाप ने तुझे यही सभ्यता सिखाई है, तो ये वाली कि हर परिवार की सभ्यता अलग हो जाती है, लेकिन संस्कृति जो होती है पूरे देश की होती है, पूरे राज्य की होती है। आगे 215 यानी आज का 15वां क्वेश्चन क्या है, इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है कि संस्कृति की व्यापकता, संस्कृति की महत्ता, संस्कृति का आत्मगुण या सभ्यता और संस्कृति। तो 215 का राइट आंसर सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता के बारे में बताया और संस्कृति के बारे में भी हमको बताया। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा 216 से 220 तक काव्यांश दिया गया है, तो 220 तक हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इनको करेंगे कल। आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 220 से 220 तक हमारे काव्यांश हो गए। तो कितने क्वेश्चन हैं एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, 5 क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पर जो हमने छोड़े हैं, तो आज आगे के 5 क्वेश्चन हम ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 221 से स्टार्ट करते हैं। हमको बताना है बामुल हजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बामुल हजा, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, बा होगा, बिला होगा, बद होगा या बै। तो देखिए आप आसानी से बता सकते हो कि 221 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बिला का कोई मतलब नहीं, बै नहीं निकलेगा, बद तो है ही नहीं। अगला है कि बद उपसर्ग किस शब्द में है, बदस्तूर, बदौलत, बदमाश या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बदमाश। अगला क्वेश्चन है 223, बताना है कि जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जल प्लस के ना हो जाएगा। तो 223 का राइट आंसर क्या होगा, जल प्लस अना, जल प्लस ना, जल प्लस आम। आम का तो कोई मतलब ही नहीं, ना ही अन का। तो 2 ऑप्शन आपके लिए बचते हैं। तो जल प्लस के ना, जल ना। अगला है आई प्रत्यय किस शब्द में है। तो टिकाऊ, तो आऊ हो जाएगा। नाई में होगा या खिलाई में। तो देखिए कौन सा होगा, उड़ाऊ नहीं होगा, टिकाऊ नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपके लिए बचते हैं। देखिए 50-50 आपके लिए छोड़ रहा हूँ आज। तो ऑप्शन सी वाले जितने होंगे सभी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 225। तो यहाँ पर हमको दिया है दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो। ठोकर खा कर देता है या छक्के छुड़ा कर देता है या छप्पड़ फाड़ कर। तो जब बोलते हैं कि जब भी भगवान देता है छप्पर फाड़ कर देता है, तो ये बोल रहे हैं
दुख ही मत हो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अगला आ जाएगा हमारा 226, क्योंकि अब हमको करने हैं 230 तक। 5 क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए तो 5 आगे के ले लेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि हर काम को देर से करने वाला दीर्घदर्शी होगा, विलंबी, दीर्घसूत्री या अदूरदर्शी। तो अदूरदर्शी जिसको आगे की ना सोचे, दीर्घदर्शी, विलंबी। अब 2 ऑप्शन आपके लिए छोड़े हैं, विलंबी और दीर्घसूत्री। तो 226 का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घसूत्री, विलंबी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि कम बोलने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द समभाषी, कमभाषी, मितभाषी या मृदुभाषी। तो मृदुभाषी तो जो वो होगा जो अच्छा बोलता है। तो मितभाषी, जैसे मित भी कम खर्च करने वाला, कम बोलने वाला मितभाषी। कमभाषी नहीं होगा, ऑप्शन बी गलत है। अगला क्वेश्चन बताना है कि बांध का तत्सम शब्द क्या होगा, बंधिया, बंद, बांध या इनमें से कोई नहीं। तो 228, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बंधिया। तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है, गलत बताना है। तो पहले तद्भव है और फिर तत्सम। वाद्य का बाजा होगा, वत्स का बक होगा, बद्री का पेड़ होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 229, फटाफट से बताइए। तो वत्स, बक का वत्स नहीं होता है, ना ही वत्स का बक होता है, वत्स होता है बालक। महाभारत में सुना होगा। अगला क्वेश्चन 230, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे। मधुर का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो मधुर का उल्टा, तो मधुर का मीठा होगा, शहद होगा, कठोर होगा या कर्कश। तो 230, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्कश। 25 क्वेश्चन कवर हो गए। पैसेज इतना अच्छा था कि आज मज़ा ही आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज था। उम्मीद करता हूँ कि पैसेज में 5 में से 5 सभी के होंगे। अगर किसी का कोई आंसर गलत होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि आपका कितना स्कोर रहा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे सभी को पता चल जाए कि हमारी CRPF, BSF सभी की तैयारी यहाँ पर कितनी अच्छे से कराई जा रही है। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करना, सुपर थैंक्स भी आप लोग दे सकते हो दोस्तों। आगे की वीडियो के लिए कि आप टाइम टू टाइम वीडियो लेते रहें, क्लास अटेंड करते रहें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।